जी, एक नाथ शिंदे कह रहे हैं इस बार 45 पार है महाराष्ट्र में, 400 पार देश में, 45 पार महाराष्ट्र में। नहीं, उनकी व्यवस्था तो मुझे मालूम है, आज भी उनको मालूम नहीं कि कौन सी टिकट से लड़ना है। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के जो अलाइज है उनको कट टू साइड बीजेपी ने किया है। बीजेपी राह देख रही है। लेकिन आपने कहा महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हमें केवल वंचित जो आघाड़ी है उसको एकोमोडेट करना है, जिसके लिए आज हम निर्णय लेने को जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मसला तय हो जाएगा। हम उनको 6 के करीब टिकटों पे दे रहे, वो 7 मांग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकती है, लेकिन अपोजिशन यूनिटी का जो इंडेक्स है वो करीबन 100% है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर किसानों की, जब आप गठबंधन में है तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी सहमति नहीं बन पा रही है सीटों पर, आप तब कह रहे हैं कि उससे दोनों उतर जाएंगे। शिवसेना आपका पार्टी भी उतार देगी, कांग्रेस भी उतार देगी। नहीं, एक ही है कि वंचित आघाड़ी ये पहले हमारे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं थी। अब उनको अगर हम 4 सीटें देते हैं, वो 15 सीटें मांगते हैं, बाद में वो 6 देते हैं तो वो 7 पर एग्री होते हैं, तो कहीं नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो हमारे आघाड़ी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उनकी पूरी की पूरा सम्मान करते हुए हम उनके 4 सीटों पे तो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, जिसमें अकोला है, सोलापुर है, ये बहुत सारी सीटें हैं जहां हम तो उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर भी अपनी सूझबूझ को रखते हुए, वो भी जैसे हमारी औरंगाबाद सीट में भी वो कहने लगे थे, तो उन्होंने भी समझदारी रखनी चाहिए। मात्र किरकिरी का एक देखिए तैयारी, आज मैं बार बार कह रही हूँ तैयारी किस पर भारी है, आज वो आकलन करने का दिन है, क्योंकि कल डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों को पता है उन्हें सीटों पर लड़ना है, वो तो उतर जाएंगे। अब अभी मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 और सीटों का ऐलान किया है। तारीखों को देखते हुए ही शायद हो सकता है ये लिस्ट कल आनी हो। अब उन्हें लगा जल्दी से हम उतार देते, वो अपनी एक-एक करके उतार रहे हैं लिस्ट। लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा है और ये नुकसान उन पार्टीज को भी होगा जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊं, एक बार बड़ी खबर बता दूं कि थोड़ी देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 21 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जेडीयू से 9, बीजेपी से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। तो ये खबर हमारे पास आ रही है। लेकिन धीरेन्द्र जी, पेच तो हाजीपुर पे फंसा हुआ है, और हाजीपुर पर ऐसा पेच फंसा है कि एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस। क्या हो रहा है? देखिए, पशुपतिनाथ जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो बेहतर आप जानती होंगी। मैं इतना ही कहूंगा कि जब पद मिला किसी को, न उसने बिहार का सम्मान किया, न उसने परिवार का सम्मान किया हो, तो कैसे वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ, वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं वो जाने। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एनडीए 40 की 40 सीटों की तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि 40 सीटों की तैयारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज से 3 महीने पहले ही पूरी कर ली है। एक-एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अब कल तारीख का ऐलान होना है। हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं और पूरा बिहार इस मूड में है कि अब की बार 40 के पार, इसमें कहीं बिहार में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये हम लोगों की तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में डायलॉग सिर्फ नहीं किया है, डिलीवरी किया है। हम लोग इसलिए तैयार हैं और शिष्टाचार के साथ हमने राजनीति किया है, भ्रष्टाचार के साथ में राजनीति नहीं किया है। कुल मिला के कहना यह है सुचर्चा जी कि राजनीति मुद्दों पे हमने किया है और राजनीति का मोदी जी के समय में मॉडिफिकेशन हो गया है, जिसको विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं। तरह तरह के फिर वही नैरेटिव लाना चाह रहे हैं, चौकीदार वो नहीं। अब ये तो बात सही नहीं है। अभी देखिए, संजय निरुपम की बात पर किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारी पृष्ठभूमि वाले ही नहीं थे, इसलिए इनके बारे में क्या बात करना। तो पशुपति पारस तो शुरू से एनडीए का साथ दे रहे थे। अब एक तरह से सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि उनको क्यों हाशिए पर डाल दिया आपने। ये सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा, अनिला जी जवाब देंगी। लेकिन हाशिए, क्योंकि तस्वीरें भी मैं वहां से लगातार दिखा रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर में वहां मंत्रिमंडल विस्तार होना है।
जी जी, कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं काका जी के पास जाऊं। मुझे बोलना है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि देखिए, विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन साजिश से सियासत नहीं हो सकती है। ठीक है। और बिहार के लिए आपको सम्मान करना था, आप उसमें भी चूक किए होंगे कहीं ना कहीं। लोगों का आपने समर्थन खोया होगा, विश्वास खोया होगा, परिवार का भी आपने अपमान किया है। हो सकता है इन्हीं सब कारणों से बिहार में आपकी एक जो छवि बननी चाहिए थी वो छवि नहीं बना पाए हो। एनडीए के लिए शायद उतना मजबूत साबित अब ये तो आप कहेंगे, ये तो आप कहेंगे, वहां पशुपति पारस दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए कुछ और कहेंगे, तो ये तो आपस में दो जो विभाजित गुट है उनकी बात है। लेकिन मैं वापस यूपी पर आ रही हूं, क्योंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है काका जी। और 75, जैसे मैंने कहा कि वहां से बीजेपी ने 51 सीटों का ऐलान कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया है। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि यूपी, ये हमेशा से कहा जाता है जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा, इस बार भी वही होगा क्या? जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा? नहीं, बिल्कुल। यूपी चूंकि देश का सबसे बड़ा संसदीय सीट वाला प्रांत है सुचारिका, आप जानती होंगी। यूपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी एक हाल ही में आंकड़ा जो आया, एक नमूना आया घोसी उपचुनाव का, उसमें समाजवादी पार्टी 57% वोट के साथ खड़ी रही। मैंने जो आपसे पूर्व के संवाद में जो बात कहा कि जो पीडीए की अवधारणा है, वो पीडीए की अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी की मानवता और समाजवाद को बहुजन वर्ग में स्थापित करने की अवधारणा है। और उसी अवधारणा के तहत चूंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है, जो 40,000 पुलिस भर्ती के लिए 60 लाख नौजवान निकला, जो 417 मात्र आरओ और एआरओ के भर्ती के लिए 12 लाख नौजवान निकला। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा, बीजेपी से पूछ रहा है कि आप तो कहते हो कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोकवा देते हैं और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, कैसी सरकार है आपकी? उत्तर प्रदेश का किसान ये पूछ रहा है कि आप सड़कों पे सांडों को कब रोकोगे? उत्तर प्रदेश की हाथरस से लेकर के और सब जनपदों की माताएं बहनें, अभी हमीरपुर में जिस तरह से 2 दलित बेटियों को बलात्कार के हत्या कर दिया गया, कानपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। आप, मैं एक शुद्ध पत्रकार है, मैं जानता हूं कि आप उसके मर्म को और संवेदना को समझती होंगी। तो जो सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो इलेक्टोरल बांड के तहत चलती हो, जो पूरे देश को ये कही हो उद्योगपतियों को कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यही बीजेपी का नारा है, वो सरकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, नहीं, पर उस लिस्ट में तो सारी पार्टियां हैं। तो मैं तुम्हें चंदा दूं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगी वाली लाइन आपने कहां से कर दी? तो क्या इसका मतलब ये है जितनी भी पार्टियों को चंदा मिला है वो सब यही कह रही थी, तुम मुझे तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगी, चंदा दो धंधा? देखिए सुचारिता, मैं कोई भी बात, हम सभी लोग समाजवादी लोग कभी भी कोई बात तथ्य और आंकड़े से परे नहीं कहते हैं। आपको एक आंकड़ा, इंडियन एक्सप्रेस का आज फ्रंट का पेज आपको पढ़ना चाहिए। सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी उनके 409 करोड़ की संपत्ति जब्त करती, और जानती हैं 2 अप्रैल को ईडी उनकी संपत्ति जब्त करती है और 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ का बांड खरीदता है। किसको देता? बीजेपी को देता है। अच्छा, इसकी बहुत चर्चा हो रही है।